नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। वक्फ बिल की बैठक में एक बार फिर क्यों और किसके निशाने पर आ गए हैं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आपको बताएंगे और दिखाएंगे देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में कि उन चुनावी इलाकों की बात करेंगे जहां बीजेपी कैंडिडेट की एक तरफ से सिर्फ एक ही डिमांड उठ रही है कि हमारे यहां तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं देश के मूड मीटर की शुरुआत चुनावी सियासत की खबर के साथ। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। तो शुरुआत महाराष्ट्र चुनाव से, जहां नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख आज खत्म हो गई। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन में कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है, यानी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के पास बस 15 दिन का वक्त रह गया है। कांग्रेस 6 नवंबर को राहुल गांधी को महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में उतार रही है, तो उद्धव शिवसेना यूबीटी की कमान खुद उद्धव ठाकरे के हाथ में है। महाविकास आघाड़ी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति में सबसे ज्यादा डिमांड अगर है किसी की तो वो है हिंदुत्व के फायर ब्रांड चेहरा बन चुके योगी आदित्यनाथ। जब से महाराष्ट्र में योगी का पोस्टर बटोगे तो कटोगे लगाया गया है, तब से महाराष्ट्र चुनाव की फिजा थोड़ी बदली बदली दिखाई दे रही है। सीएम योगी का ये नारा महाराष्ट्र में जिस तरह हिंदू वोट बैंक को एकजुट कर रहा है, उसने विपक्षी पार्टियों के माथे पर शिकन ला दिया है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के लिए वोट मांगने के लिए सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की हो रही है। और इसी के साथ अटकलें जोर पकड़ रही है कि योगी फैक्टर अब महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों में हरियाणा की झलक दिखाने वाला है। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की कितनी रैलियां तय की गई है और भारी डिमांड के बाद उसकी संख्या और कितनी बढ़ा दी गई है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले की एक प्रतिक्रिया सुनिए। जब उनसे पूछा गया योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार के बारे में तो उन्होंने क्या कहा। जैसे योगी के तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा डिमांड अब तक आ चुकी हैं। जितना ज्यादा महाराष्ट्र में आएंगे उतना हमारे महाविकास आघाड़ी को फायदा होगा। तो महाराष्ट्र चुनाव में योगी की बढ़ती धमक को नाना पटोले भला क्यों स्वीकार करेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि योगी जितनी ज्यादा रैलियां करेंगे उससे ज्यादा वो महायुति की बजाय महाविकास आघाड़ी को इसका फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन हकीकत इसके उलट है। योगी की मौजूदगी का मतलब महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में हिंदू वोट बैंक का बीजेपी के साथ गोलबंद होना तय माना जा रहा है, जबकि एमवीए महागठबंधन में आपस में ही पिछड़ा, दलित, मुस्लिम और मराठा वोट बैंक को बचाने की मारामारी लगी हुई। एमवीए गठबंधन की पार्टियां नहीं चाहती कि उनका वोट बैंक सहयोगियों को शिफ्ट हो, इसलिए सारी पार्टियां एक दूसरे से ही आपस में ही लड़ती हुई दिखाई दे रही है इन वोटों पर दावेदारी के मामले में। इसीलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में योगी फैक्टर एमवीए का गणित बिगाड़ सकता है। इसी परसेप्शन के कारण महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की रैलियों की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी के टॉप स्टार प्रचारकों में महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा रैलियां तय की गई है। और अभी तक के तय प्लान के मुताबिक पीएम मोदी महाराष्ट्र में 11 रैलियां करेंगे, जबकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की 13 रैलियां हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की 20 रैलियां लगाई गई है, जबकि सीएम योगी के जिम्मे 22 चुनावी रैलियां हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी के इन नेताओं की किस तरह की डिमांड महाराष्ट्र चुनाव में दिखाई दे रही है। और 4 दिन पहले तक सीएम योगी के लिए 15 रैलियों की डिमांड आई थी, जिसमें अचानक से करीब 50% की बढ़ोतरी हो गई। और महाराष्ट्र की अगर 288 सीटें देखें तो उनमें से करीब 50 सीटों पर योगी अपनी रैलियों के जरिए उसे कवर करने की कोशिश करेंगे,
क्योंकि जिन जिन सीटों पे ये 22 रैलियां होंगी उसके जरिए करीब 50 सीटों पर वो उनका प्रभाव सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर देखिए तो महाराष्ट्र की करीब करीब 1/4 सीटों पर योगी फैक्टर का सीधा सीधा असर देखने को मिल सकता है, और जिसमें से खास तौर से जो शहरी वोट होंगे और खास करके वैसी सीटें जहां उत्तर भारत के नौकरी पेशा लोगों की बड़ी तादाद है, यह तबका जो कि बीजेपी का मजबूत वोट बैंक है, वहां योगी की रैलियों की डिमांड ज्यादा है। और उसमें महाराष्ट्र के जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरी इलाके हैं, वहां पर योगी की डिमांड ज्यादा आ रही है। आपको योगी की चुनावी रैलियों की जीत का स्ट्राइक रेट भी जरा एक बार दिखा देता हूं, जिसमें कि महाराष्ट्र में योगी की जो हाई डिमांड है उसकी तस्वीर आपको स्पष्ट दिखाई दे दी। जरा देखिए, आपको कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं। ये हरियाणा का आंकड़ा है, और हरियाणा में आप देखिए कि योगी का की रैलियों का जो स्ट्राइक रेट है वो क्या था। 67% स्ट्राइक रेट था योगी की रैलियों का, और हरियाणा में 14 रैली की गई, जिसके जरिए करीब करीब 21 सीटों को योगी ने कवर किया, और उसमें से 14 सीटों पर जीत मिली। एक तरीके से देखिए तो जितनी रैलियां उतनी सीटें मिली, और अगर सीटों पर प्रभाव के हिसाब से देखेंगे आप तो 21 सीटों पर जो रैलियां की गई उससे 21 सीटों को कवर करने की कोशिश की गई थी, और उसमें से 14 सीटों पे जीत मिली, जो कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से बहुत ही शानदार माना जाएगा। 67% का स्ट्राइक रेट। और इसीलिए योगी फैक्टर की काट के लिए समाजवादी पार्टी ये और जो दूसरी पार्टियां हैं वो बहुत बेचैन हैं, और वो भी अपने तरीके से इसके काट ढूंढने में लगी हुई है। एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं, जम्मू कश्मीर का आंकड़ा जरा देखिए। इसमें यहां तो स्थिति यह है कि करीब करीब 90% का स्ट्राइक रेट है, और आप देखिए कि 4 रैलियां योगी आदित्यनाथ ने की यहां, और इसके जरिए 11 सीटों को कवर करने की कोशिश की गई, 11 सीटों पर प्रभाव डालने की कोशिश की गई, और जिन 11 सीटें इन रैलियों की जद में थी उसमें से 10 सीटों पर जीत मिली बीजेपी को। अगर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही शानदार स्ट्राइक रेट माना जाएगा मुख्यमंत्री योगी का। इसीलिए योगी फैक्टर की काट जो है वो ढूंढना समाजवादी पार्टी और बाकी जो दूसरी एमवीए की पार्टियां हैं उनके लिए जरूरी हो गया है। समाजवादी पार्टी इसलिए एम फैक्टर यानी कि मुस्लिम वोट बैंक पर दांव लगा रही है, और उसे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ की काट ढूंढनी है तो अपने पाले में मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करना होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने पिछले दिनों अपनी चुनावी रैलियों में किस तरीके से मुसलमानों को गोलबंद करने की कोशिश की, वो भी आपको एक बार सुनना चाहिए। महाराष्ट्र में उन्होंने कैसे कहा था कि किसी ने मां का दूध नहीं पिया है जो कि मुसलमानों के साथ ज्यादती कर सके। और एक बार जरा अबू आजमी का वो बयान आपको फिर से सुनना चाहिए जो उन्होंने पिछले दिनों अपनी रैली में कहा था। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ। के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। तो एक अगर आप इन बयानों को सुने तो एक बार ये आपको ये समझ में आ जाता है कि एमवीए को अपने मुस्लिम वोट बैंक पे बहुत भरोसा है और उसकी गोलबंदी को लेकर वो आश्वस्त है। 6 नवंबर से राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के मोर्चे पर उतर रहे हैं, जो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की चुनावी गारंटियों को नए सिरे से आजमाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन पहले ही खुली चेतावनी दे चुके हैं कि कर्नाटक और हिमाचल में इन गारंटियों का जैसा बुरा हाल हुआ है, महाराष्ट्र में उसे भुनाने से पहले बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस और एमवीए गठबंधन की बेचैनी बढ़ाने वाली एक और खबर आ गई, और वो खबर यह है कि यूपी में उपचुनाव के मतदान की तारीख बदल दी गई। यूपी में अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, और ऐसा
होने का सीधा मतलब यह है कि सीएम योगी के लिए यूपी से बाहर यानी कि महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा रैलियां करने का मौका होगा। और यह बात कांग्रेस को महाराष्ट्र चुनाव में हरियाणा की याद जरूर दिला रही होगी। पिछले दिनों हुए हरियाणा चुनाव में कांग्रेस लगातार दावे कर रही थी कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस की सरकार आना करीब करीब तय है। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई। हरियाणा में जीत का श्रेय बीजेपी के फायर ब्रांड प्रचारक सीएम योगी को ही दिया गया, जिन्होंने हरियाणा की रैली में नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। और ये जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हरियाणा के, उसको देखकर कहा गया कि इस नारे का बहुत असर हुआ और हिंदू वोटों को एकजुट करने में इससे बहुत मदद मिली। महाराष्ट्र का चुनाव भी एक तरीके से उसी रास्ते पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और योगी की जिस तरीके की डिमांड वहां दिख रही है, उससे एक बात स्पष्ट है कि ये बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा ही नहीं हिट हो रहा है, बल्कि नेता के तौर पर योगी और प्रचारक के तौर पर योगी की डिमांड भी वहां बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये बताता है कि वहां जो वोटर है उसका मूड क्या है और नेता जिस तरीके से अपने वोटर के मूड का आकलन कर रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि हिंदू एकजुटता को लेकर और हिंदुओं को गोलबंद करने को लेकर सबसे बड़ा अगर कोई ट्रंप कार्ड दिखाई दे रहा है तो है योगी आदित्यनाथ। तो आपको महाराष्ट्र की सियासत की हमने एक कहानी दिखाई, एक तस्वीर दिखाई। अब आपको हम बताएंगे कि कैसे मुस्लिमों के नाम पर खुल्लम खुल्ला पॉलिटिक्स हो रही है महाराष्ट्र में। लेकिन ये बताने से पहले आपको ये याद दिला दें कि झारखंड की चुनावी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर कि रोटी बेटी और माटी का नारा एक बार फिर से बुलंद हो रहा है। तो झारखंड में रोटी बेटी और माटी की बात करने से पहले जरा एक बार फिर से महाराष्ट्र में जो मजहबी सियासत का एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए समीकरण गढ़ा था। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान। अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक से मतलब सारे अल्पसंख्यक नहीं बल्कि अल्पसंख्यक मुसलमान। तो अखिलेश ये लगातार दावा करते रहे हैं कि उनकी राजनीति इन्हीं वर्गों को समर्पित है, इसी तबके को समर्पित है। पीडीए का हित चाहने वाली अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी। खासतौर से यूपी में तो खूब हो हल्ला मच रहा था इसको लेकर, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में ये एक तरीके से इनका भेद खुल गया है, इनका चेहरा बेनकाब हो गया है और समाजवादी पार्टी को जो कलई खुली है उससे स्पष्ट हो गया है कि परिवारवाद के बाद अगर उनकी कोई प्रायोरिटी है, कोई प्राथमिकता है, तो मुसलमानों से शुरू होकर और उन्हीं पर खत्म हो जाती है। पिछड़ा और दलित का जिक्र एक झुंझुना भर है जिसे वो सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए बजाते रहे। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो उसके लिए महाराष्ट्र से आई एक खबर को जरा समझिए। यहां समाजवादी पार्टी के महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए गठबंधन के एक नेता हैं और उन्होंने क्या मांग उठाई है मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एमबीए में 3 बड़ी पार्टियां हैं। उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है और राहुल गांधी की कांग्रेस तो है ही। इसी का हिस्सा है समाजवादी पार्टी, इसी एमबीए अलायंस का। और महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमबीए ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी करने वाली है और उसके ठीक पहले समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं और भिवंडी से विधायक रहे हैं और इस बार उम्मीदवार भी हैं, रईस शेख। उन्होंने एमबीए के मैनिफेस्टो को लेकर के एक मांग रखी है और उन्होंने जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसके अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में मांग की गई है कि एमबीए अपने मैनिफेस्टो में वादा करे कि वो इसमें कॉमन मुस्लिम प्रोग्राम लेकर आएगी और महाराष्ट्र मुसलमानों के लिए
महाराष्ट्र के बजट में अलग से 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। साथ में यह भी मांग की गई है कि एमवीए ये भरोसा दिलाए कि महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण लागू किया जाएगा और लव जिहाद का जो कानून है उसके खिलाफ एक और कानून लाया जाएगा जिसको एंटी लव जिहाद कानून कहा जा रहा है, वो लेकर आएगी। इन मांगों पर एमवीए मैनिफेस्टो कमेटी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सवाल तो यह है ही कि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी की ओर से दिए गए इस डिमांड में पीडीए का पी और डी कहां है, पिछड़ा और दलित कहां है? यहां तो कॉमन मुस्लिम प्रोग्राम की बात हो रही है, इसमें कॉमन पीडीए प्रोग्राम की बात नहीं हो रही है। इसमें बात हो रही है कि मुसलमानों के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, जबकि महाराष्ट्र में अगर मुसलमान वोट बैंक 11% है तो दलित वोट 12% है और ओबीसी पीडीए का पी पिछड़ा 38% है। लेकिन इस 38% और 12% की बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ 11% वोट की हो रही है और वो है मुसलमान। इसीलिए सवाल है कि पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी को क्या महाराष्ट्र में दलित और पिछड़ों का वोट नहीं चाहिए? चुनाव मैनिफेस्टो में इन दोनों समुदायों के हित की बात क्यों नहीं की जा रही? सवाल यह भी है कि क्या महाराष्ट्र की तरह और दूसरे राज्यों में जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या वहां भी कॉमन मुस्लिम प्रोग्राम की मांग की जाएगी और क्या इसको समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाएगी? मसलन अभी उत्तर प्रदेश में ही उपचुनाव हैं 9 सीटों पे, तो क्या यहां भी ये एजेंडा आगे बढ़ाया जाएगा? और अगर नहीं तो क्या ये मुसलमानों को लुभाने के लिए सिर्फ एक उछाला गया चुनावी जुमला भर है? और यही आरोप एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी 2022 के यूपी चुनाव के समय से ही लगा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटों की दावेदार है और इस बार उनके 16 उम्मीदवार महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के करीब करीब 2 गुना है। तो महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता राहुल नार्वेकर भी यही मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की कॉमन मुस्लिम प्रोग्राम की डिमांड एक चुनावी जुमला भर है। ये मुसलमानों को भरमाने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में उन्होंने क्या क्या कहा, एक बार आप वो भी सुनिए जरा। महाविकास आघाड़ी से हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इन्होंने केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है। क्यों? क्या मेजॉरिटी के लोग इनके मतदार नहीं है? क्या मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग इनके इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके लिए प्रोग्राम नहीं रहना चाहिए? केवल किसी प्रोग्राम को एक ही समाज के लिए केंद्रित करके मैं समझता हूं ये सूडो सेक्युलरिज्म का एक उत्तम उदाहरण है और ऐसे ही सूडो सेक्युलरिज्म का विरोध इस डेमोक्रेसी में होना चाहिए। जो एंटी लव जिहाद का जो आप लोगों ने एक बिल पास किया था, कमेटी बनाई थी, उसको भी जो है रद्द की जाए, ऐसी मांग की गई है, खास तौर पर मेंशन किया गया है। ये सब मांगे बेबुनियाद है। ये केवल राजनीतिक चुनाव का जुमला है और इसके अलावा कुछ नहीं है। माइनॉरिटीज के बारे में अगर इनको इतना ही ख्याल था या किसी विधेयक के बारे में इनको अगर इतनी ऑब्जेक्शन थी, तो जब विधान भवन में, विधानसभा में डिबेट्स होते हैं, उसमें क्यों शांत बैठते हैं? तो बीजेपी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी की जो छद्म धर्मनिरपेक्षता है, ये असली चेहरा उसका ये सामने आ गया है, जिसे अपनी जरूरत के मुताबिक भुनाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश एक तरफ संविधान बचाने का दावा करते हैं तो दूसरी ओर उनकी पार्टी महाराष्ट्र में कॉमन मुस्लिम प्रोग्राम की मांग उठाती है, जो कि पूरी तरीके से एक मजहबी एजेंडा है। इस पर समाजवादी पार्टी की क्या सफाई आई है, एक बार जरा वो भी सुनिए। तो मुसलमानों को आरक्षण नहीं है, तो अगर नहीं है तो निश्चित तौर पे उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी मांग समाजवादी पार्टी लगातार करती आई है और सत्ता बनेगी तो उसके लिए हम तमाम सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड भी कराते हैं। इस देश में अगर मंदिर का बजट हो सकता है, इस देश में किसी एक जिले का बजट हो सकता है, तमाम सारी वो योजनाएं चलाई जा सकती हैं। जैसे सरकार रामनवमी का प्रोग्राम कराती है, उसके लिए अलग सा बजट रख देती है।
दुर्गा जागरण के लिए अलग सा बजट रख देती है। तो धार्मिक कार्यों के बजट हैं ये, तो हम तो लोगों की बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन है उनको एम्पावरमेंट करने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। और इस देश का अल्पसंख्यक भी इस देश के टैक्स में भागीदारी अपनी देता है और वो अपना टैक्स जमा करता है, और जो बहुसंख्यक है वो भी जमा करता है। तो अगर वो कुछ अपने लिए मांग रहे हैं तो इसमें बुराई की कौन सी बात है। ठीक। तो समाजवादी पार्टी एक तरीके से जो मजहबी एजेंडा है महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेताओं का, उसका समर्थन कर रही है। वो कह रही है कि भाई इसमें बुराई क्या है। लेकिन ये बात समझने वाली बात इसमें जो मुख्य तौर पर ये है कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि उनके लिए अलग से बजट का प्रावधान होना चाहिए, तो भाई इस देश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है जिसके पास अलग से बजट होता है और देश के सारे अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए उसके तहत योजनाएं चलाई जाती है, वो भी अलग से बजट है। क्या उसको क्या मुसलमानों के लिए अलग से बजट के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए? और पहली बात तो यह है कि यह धर्म के आधार पर क्यों होगा। देश के अगर अल्पसंख्यकों के लिए बजट की जरूरत है तो उसके लिए तो कल्याण मंत्रालय बना हुआ है उसके लिए, और उसमें बजट का भी प्रावधान होता है। रही बात की रामनवमी और दुर्गा पूजा में के लिए अलग से बजट की, तो ऐसा कोई बजट नहीं होता। धर्मार्थ कार्य का एक अलग मंत्रालय है और उसके हिसाब से बजट होता है उसमें, वो सभी धर्मों के लिए होता है। उसमें तो ये नहीं लिखा गया कि धर्मार्थ कार्य मंत्रालय है। इसका मतलब ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रही है समाजवादी पार्टी तो वहां पर इस तरह का मंत्रालय है और उसके तहत सारे धर्मों को उसके तहत फंड दिए जाते हैं, उनके धार्मिक कार्यक्रमों के लिए फंड दिए जाते हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी को इस बात पर अगर आपत्ति है कि रामनवमी और दुर्गा पूजा पे क्यों है के लिए फंड क्यों दिया जाता है, तो ये बात उनको खुल के बतानी चाहिए। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है मुसलमानों को। ये सबसे बड़ा मिथक है, ये सबसे बड़ा झूठ है, प्रोपेगेंडा है जो कि इस देश में लंबे समय से फैलाया जाता रहा है। भाई इस देश में पिछड़ा वर्ग के तहत इस देश के पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, कमोबेश सारे राज्यों में मिल रहा है और उनकी आबादी के अनुपात में कमोबेश मिल रहा होगा। अगर आबादी के अनुपात में नहीं भी मिल रहा है तो भी कम से कम पिछड़ा जहां भी वो पिछड़े वर्ग में आते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन सारे राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है बैकवर्ड क्लास के तहत। अगर जब उनको आरक्षण मिल ही रहा है तो धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था किए जाने की जरूरत क्या है? इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए समाजवादी पार्टी। एक बात और ध्यान देने की है महाराष्ट्र के संदर्भ में कि महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीटें मांगी, 2 सीटें छोड़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिनमें से 8 उम्मीदवार मुसलमान हैं। और अब इसके बाद एमवीए के मैनिफेस्टो में कॉमन मुस्लिम प्रोग्राम और महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए 10,000 करोड़ का बजट, ये अलग से रखने की मांग, ये सब क्या है? कई लोगों को लगता है कि इसे सिर्फ एमबीए गठबंधन पर दबाव बनाने की समाजवादी रणनीति का हिस्सा बने। कारण जो भी हो, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में एक कट्टर मजहबी एजेंडे को आगे बढ़ाने की इस रणनीति पर जवाब समाजवादी पार्टी को सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी देना पड़ेगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि ये बताना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को कि ये 10,000 करोड़ का जो फंड है, ये 10,000 करोड़ ही क्यों चाहिए भाई? 20,000 करोड़ भी क्यों नहीं और 5,000 करोड़ क्यों नहीं? तो कहने के लिए कुछ भी कह देंगे आप, चुनाव का मौका है, कुछ भी ऐसा कह दो जिससे कि आप मुस्लिम वोट एकजुट कर सको, गोलबंद कर सको और कह के निकल लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि एक जगह उठाए गए मुद्दे सिर्फ वहीं तक नहीं रहते, वो दूसरे राज्यों में भी और दूसरे मोर्चों पर भी गूंजेंगे और वो सवाल किए जाएंगे, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए महाराष्ट्र से निकलकर अब झारखंड का रुख करते हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की बैठक में किसके और क्यों निशाने पर आ गए हैं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन फिलहाल एक बार झारखंड का रुख कर लेते हैं, जहां पीएम मोदी की रैलियों ने चुनाव का पारा चढ़ा दिया है।
तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गढ़वा में चुनावी रैली को संबोधित किया और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नारा दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड का ये चुनाव रोटी बेटी और माटी को बचाने का चुनाव। आपको पीएम मोदी का रोटी बेटी और माटी वाला पूरा नारा सुनाते हैं और फिर आपको इस नारे की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। फेंकेंगे, एक एक वोट रोटी बेटी माटी को बचाएगा। बचाओगे? तो ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी की तरफ से झारखंड चुनाव में रोटी बेटी माटी की बात सामने आई। अमित शाह से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक और हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर निशिकांत दुबे तक सभी इसी नारे को उछालते रहे। यह भी याद रखना होगा कि किसी दौर में जल जंगल जमीन के नारे के साथ झारखंड की रीजनल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्ता हासिल की थी। उसके खिलाफ बीजेपी रोटी बेटी माटी के नारे के साथ अगर आज चुनावी मैदान में है तो इस नारे की अहमियत जरा समझिए। आखिर यह नारा क्यों लगाया जा रहा है और इसका मतलब क्या है, तो जरा एक बार समझिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के बाकी नेता कहते हैं रोटी बेटी माटी की लड़ाई है तो ये किस लड़ाई की बात करते हैं? रोटी की लड़ाई क्या लड़ाई है? तो रोटी की लड़ाई में जो आपने हमने पहले भी इससे संबंधित खबरें आपको दिखाई है कि झारखंड के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और वो घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है और इसको बीजेपी ने झारखंड चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। उनका कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो वहां के संसाधनों पर कब्जा जमा रहे हैं और वहां की जो लोकल आबादी है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो आदिवासियों की आबादी है, वो अपनी जमीन से, अपने रोजगार से वंचित हो रहे हैं। दूसरी बात, बेटी का मामला, जैसा कि हमने आपको बताया, ऐसी कई बार रिपोर्ट भी हमने दिखाई है आपको, और ये मामला चुनाव के बहुत पहले से ही वहां लगातार उछलता रहा है कि जो बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए हैं वहां आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी जमीनें गिफ्ट डीड के रूप में वो उनसे अपने नाम करा लेते हैं। तो इसे एक लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो वहां की महिलाओं के साथ शादी करके वहां की डेमोग्राफी बदलने और वहां के संसाधनों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बेटी का मुद्दा और माटी का मुद्दा, वो माटी का मुद्दा जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां की चूंकि जमीनें, आदिवासियों की जमीनें कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता वहां के भूमि कानून के हिसाब से, ऐसे में उस जमीन पर कब्जा जमाने का एक अनोखा तरीका निकाला गया और वो जो कि हमने आपको बताया कि आदिवासी महिलाओं से शादी करने के बाद उनकी जमीन को अपने नाम गिफ्ट करा लेना, जिसे गिफ्ट डीड कहते हैं। तो गिफ्ट डीड के जरिए वहां की जमीन पर कब्जा जमा लेने का खेल चल रहा है और जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर बड़ी संख्या में इस तरीके से गिफ्ट डीड बनाकर और जमीनें ट्रांसफर कर दी गई हैं घुसपैठियों के नाम। बीजेपी का कहना है कि अगर उसकी सरकार आएगी तो ये सारे गिफ्ट डीड कैंसिल करके और उन जमीनों को फिर से आदिवासियों के नाम कर दिया जाएगा। तो ये रोटी बेटी और माटी की लड़ाई इस तरीके से यहां आगे बढ़ी है।
तो झारखंड चुनाव को रोटी बेटी और माटी की लड़ाई बीजेपी क्यों बता रही है, यह तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए बीजेपी के पास फॉर्मूला क्या है। तो पार्टी की तरफ से जवाब यह दिया गया है कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता ही वो कानून है जिससे झारखंड में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा हो पाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सत्ता में आती है तो राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा, लेकिन राज्य के जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा, यानी कि आदिवासियों को इस यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। अब ये समझिए कि राज्य में समान नागरिक संहिता से आदिवासियों को बाहर रखने का वादा क्यों कर रही है बीजेपी। दरअसल आदिवासी समुदाय की पारंपरिक तौर पर कई ऐसी प्रथाएं हैं जो यूसीसी के नियम लागू होने पर गैर कानूनी एक तरीके से करार दे दी जाएंगी, जबकि राज्य में आदिवासियों की सबसे बड़ी आबादी है और आदिवासियों के कल्याण के लिए झारखंड का एक अलग राज्य गठन हुआ। उत्तराखंड में भी यूसीसी मसौदे में आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है और इससे यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी सरकार एक रूपता तो लाने के पक्ष में जरूर है, लेकिन आदिवासी प्रथाओं के साथ वो कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती और यही फॉर्मूला अब झारखंड में भी लागू करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी अगर सत्ता में आई तो वो यूसीसी को इस तरीके से लागू करेगी कि वहां के आदिवासी प्रथाओं पर इसका कोई असर न पड़े। इसीलिए विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि यूसीसी के जरिए बीजेपी का मकसद सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को निशाना बनाना है, मुसलमानों के पर्सनल लॉ को हटाना या उसे खत्म करना है, और ये आरोप लगातार लगते रहे। एक बार जरा अमित शाह को सुनिए कि इसी मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। तो नेताओं के वादों और इरादों से साफ दिख रहा है कि झारखंड के चुनाव में इस बार राज्य की आदिवासी आबादी सियासत के बिल्कुल सेंटर में है और इसका एक पहलू तो यह है कि बटोगे तो कटोगे वाला नारा झारखंड चुनाव में भी उछल रहा है। यहां भी हिंदू एकता की बात हो रही है। आदिवासी समुदाय, जनजातीय वर्ग की एक बड़ी आबादी को उसी हिंदू सूत्र में पिरोने की कोशिश हो रही है और ऐसा करने के लिए इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने डेमोग्राफी बिगाड़ दी है, बदल दी है, और यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और राहुल गांधी की कांग्रेस की मिलीजुली सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आदिवासियों के वजूद की लड़ाई नहीं लड़ रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है या फिर वाकई में इस बार आदिवासी वोट ही डिसाइडिंग फैक्टर साबित होने वाला है। तो यूं समझिए कि झारखंड की कुल 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। और प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का क्या इंपॉर्टेंस है वो इस बात से इसको समझ सकते हैं आप कि अब तक यहां के कुल 13 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ अगर रघुवर दास को छोड़ दिया जाए तो सारे मुख्यमंत्री आदिवासी रहे। इस साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 5 सीटों पर चुनाव हार गई थी। इसीलिए इस बार बीजेपी ने आदिवासी जो वोट है उस पर ज्यादा फोकस किया हुआ है। पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर 3-3 सीटें जीती थी, जबकि जेएमएम और कांग्रेस का इंडी गठबंधन आदिवासी बहुल इलाकों में एक तरीके से अपना गढ़ बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए हिंदू एकता के साथ साथ बीजेपी की रणनीति के सेंटर में आदिवासी वोट दिखाई दे रहा है। हाल ही में अमित शाह ने वादा किया है कि अगर बीजेपी झारखंड में सरकार बनाती है तो वह सरना धार्मिक कोड के मुद्दे पर भी विचार करेगी और इस पर जरूरी फैसला लिया जाएगा। तो आप सोचिए कि किस तरीके से एक आदिवासी मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी ने अपना पूरा जो झारखंड में जो अपनी पूरी चुनावी रणनीति बनाई है
उसको इस तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है कि अगर बीजेपी आएगी तभी इस राज्य में आदिवासी हितों की रक्षा हो पाएगी, वरना ये सरकार पूरी तरीके से मुस्लिम घुसपैठियों के एक तरीके से उनके तुष्टीकरण में जुटी। और अब दूसरी स्टोरी का रुख करते हैं। वक्फ संशोधन बिल और उस पर हो रहे पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जिसमें भारत के मुसलमानों को सच बताने की जगह उन्हें उकसाने की एक खतरनाक कोशिश की जा रही है। और ये सियासत उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां खुलकर कहा जा रहा है कि वक्फ पर अगर कानून लाया गया तो देश में गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं। सवाल यह है कि जिस बिल का मकसद वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता लाना है, वक्फ की संपत्तियों को लेकर कई दशकों से चल रहे विवाद का समयबद्ध तरीके से निपटारा करना है और वक्फ की संपत्तियों से होने वाली कमाई को उसके असली हकदार यानी कि गरीब मुसलमानों तक पहुंचाना है, उसे लेकर आम मुसलमानों को बरगलाने, उनमें भ्रम फैलाने और उकसाने की कोशिश क्यों की जा रही है? यह सवाल दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन के बाद ज्यादा बड़ा हो गया है, ज्यादा तीखा हो गया है। सवाल भारत में मुस्लिम उलेमाओं की सबसे बड़ी संस्था जमीयत उलेमाए हिंद है और कल यानी कि रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उनका एक सम्मेलन था और बड़ी तादाद में मुसलमानों को जुटाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि वक्फ संशोधन बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। सवाल है क्यों? देश के आम मुसलमानों को उकसावे में लाने की जगह वक्फ संशोधन बिल और उस पर हो रही सियासत को क्यों समझना जरूरी है? उनके फायदे नुकसान के आकलन की जरूरत क्यों है? वो आपको इस मीटिंग में जो कुछ कहा गया है उसको देखकर भी आप समझ पाएंगे। उनका भविष्य बेहतर हो, आम मुसलमानों का भविष्य बेहतर हो और इस कानून को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिससे कि आम मुसलमानों को फायदा हो, लेकिन इसको रोकने के लिए शुरू से ही क्यों प्रपंच रचा जा रहा है? देश के अंदर और बाहर से इसके लिए तिकड़म क्यों लगाए जा रहे हैं? बेसिर पैर की अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही? गली मोहल्लों में आम मुसलमानों को जुटाकर विरोध प्रदर्शन करने, बड़े पैमाने पर क्यूआर कोड अभियान चलाने, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ करोड़ों की तादाद में ईमेल सरकार तक पहुंचाने के बाद अब देश का जो पावर सेंटर है दिल्ली, वहां एक संविधान संरक्षण सम्मेलन करके यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर अभी भी सरकार इससे पीछे नहीं हटती तो मुसलमान एकजुट होकर उन सड़कों पे आ जाएंगे। सबका मकसद एक ही है कि हर हाल में इस बिल को संसद से पास नहीं होने दें। इस सम्मेलन के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक का सपोर्ट खत्म करने की धमकी तक दी जा चुकी। जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया अरशद मदनी ने, जिसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा, अगर सीधे शब्दों में कहूं तो जिस तरीके से उन्होंने धमकाया, वो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मदनी ने कहा कि अगर ये बिल संसद में पास हो गया तो उनके जिम्मेदार नीतीश और नायडू होंगे, जिनकी पार्टियां मुस्लिमों का शुभचिंतक होने का दावा करती है। तो नाम है संविधान संरक्षण का, लेकिन सौदेबाजी मुस्लिम वोटों की हो रही है। हवाला सेकुलरिज्म का है और इसके बाद देश को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम नीतीश और नायडू दोनों को अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। यह संविधान के संरक्षण की कोशिश है या उसके नाम पर सरकार को हाईजैक करने का प्लान? सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस ने कानूनी संशोधन पर वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार दिए, वो क्या इसी तरह के दबाव में का नतीजा था? क्या पहले भी इस तरह के संगठन जो है जमीयत टाइप के संगठन, क्या इसी तरीके से सरकारों को ब्लैकमेल करते रहे हैं? और उसी ब्लैकमेलिंग का नतीजा है कि वक्फ को इतने असीमित अधिकार दे दिए गए कि जिस जमीन पर उंगली रख दे वो जमीन उसकी हो जाती है। क्या पहले भी वक्फ बिल को मनमाना बनाने के लिए गृह युद्ध की धमकी दी गई थी? आज वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक हुई थी।
और मुस्लिम वुमेन इंटेलेक्चुअल ग्रुप की नेता शालिनी अली ने वक्फ पर झूठे नैरेटिव का हवाला देकर मदनी जैसे तमाम मुस्लिम मौलानाओं को घेरा और उन्हें खरी खोटी सुनाई। शालिनी अली ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर सीधे सीधे उनको जेपीसी में चुनौती दी। शालिनी ने बताया कि किस तरीके से महिलाओं से संपत्ति छीनने के लिए वक्फ का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उनके अधिकारों से, संपत्ति के अधिकार से उनको वंचित करने के लिए वक्फ का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों महिलाओं के सुरक्षा के लिए वक्फ संशोधन बिल जरूरी है। आज शालिनी अली ने आवाज उठाई है तो यह तय है कि आगे वक्फ पर झूठे नैरेटिव को आईना दिखाने के लिए और भी लोग सामने आएंगे। और बल्कि पिछले कई बैठकों में इस तरह के कई लोग सामने आ चुके हैं जिन्होंने वक्फ में जिस तरह की कारगुजारियां चल रही है और जिस तरीके से मनमाने तरीके से वक्फ का संचालन किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड का, उसको लेकर सवाल उठाते रहे। तो आज देश का मूड मीटर में इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद